हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। क्लास 10th के यानी कक्षा 10वीं के मैथ यानी गणित के ऑल फार्मूला को देखने वाले हैं। यानी जो 15 चैप्टर हैं क्लास 10th के मैथ यानी गणित के, वह 15 चैप्टर का फार्मूला अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, ऑल फार्मूला बताने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग को फार्मूला याद नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास 1 तक बने रहिएगा। ऑल चैप्टर का ऑल फार्मूला हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर फार्मूला है बताने वाला है। तो देखिए, पहला चैप्टर आप लोग का है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। जो आप लोग का पहला चैप्टर है उसमें का फार्मूला देखिए। पहला फार्मूला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला है। यहाँ पर देख सकते हो फार्मूला है भाज बराबर फार्मूला होता है भाजक। यहाँ पर भाजक होना चाहिए, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी इसको इंग्लिश में बोले तो ए होता है भाज, बी होता है भाजक और यहाँ पर क्यू होता है भागफल और आर होता है शेषफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस, यहाँ पर ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, याद रखिएगा। यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का फार्मूला होता है HCF गुना LCM। और चैप्टर नंबर 2 बहुपद है। बहुपद का फार्मूला देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले है शून्यकों का योगफल जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है -b/a। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल जिसे अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। इसका फार्मूला c/a होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला -b/a है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू यहाँ पर अल्फा का फार्मूला c/a। उसी तरह से यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला -d/a होता है। उसके बाद यहाँ पर द्विघात बहुपद का फार्मूला देख सकते हो। यहाँ पर बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योगफल, फिर होता है इंटू x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर इसका पहचानने के लिए कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है। तो अगर इस रूप में रहेगा तो यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर इस रूप में रहेगा देख सकते हो यहाँ पर जब ax प्लस bx प्लस c रहेगा तो इसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर इस फॉर्म में रहेगा ax² प्लस bx प्लस c तो इसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर इस प्रकार से रहेगा ax³ प्लस bx प्लस c इसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अगर ax के पावर 4 है प्लस bx प्लस c तो इसे हम चतुर्थ बहुपद बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हो, ये चैप्टर नंबर 3 का ये फार्मूला है। ये सूत्र देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये 3 स्टेप हैं। इसको सबसे महत्वपूर्ण मानिएगा। इसे मतलब कि 3 चैप्टर जो हैं सभी इसी पर आधारित हैं। यहाँ पर देखिए जो a1/a2 सबसे पहले किस तरह से याद रखिएगा कि जब a1/a2 यहाँ पर बराबर नहीं होता है b1/b2 के, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के तो यह रेखा कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। याद रखिएगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के तो प्रतिच्छेदी होगा और यह अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है, याद रखिएगा। कई बच्चे आप लोग सोचेंगे कि अद्वितीय हल मतलब अनेक हल, यह फार्मूला का यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं है। अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है, यह फार्मूला का यूज करेंगे। तो जब अद्वितीय हल होगा तो इसका संगत होगा देख सकते हो, और ये अवरोधी होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होता है c1/c2 तो ये समानांतर होगा। और जब समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं है तो यह असंगत होगा और ये विरोधी होगा। उसके बाद जब तीनों बराबर होता है यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों बराबर होता है तो ये समपाती होता है और यह अपरिमेय रूप से अनेक हल होता है और ये संगत होता है और ये आश्रित संगत होता है।
नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि, ये फार्मूला देख सकते हो जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला है x/b1c2 माइनस b2c1, मतलब कि कुछ इस प्रकार से इसका सूत्र है, देख सकते हो यहाँ पर। इसको याद कैसे रखिएगा, तो सबसे पहले x/bc माइनस bc लिखिएगा, फिर y/ca माइनस ca लिखिएगा और बराबर में फिर 1/ab माइनस 1/ab लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर 12 21 लगा दीजिएगा, आपका फार्मूला बन जाएगा वज्र गुणनखंड विधि के। यानी यहाँ पर देखिए 12 21 लगाया गया है, यहाँ पर 1 है 2 है, यानी 12 और फिर 2 1 21, 12 21 12 21 12 21, इस प्रकार से आप लोग फार्मूला बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, देख सकते हो विविधकर का फार्मूला, जिसे हम विवेचक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है, तो d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac इसका फार्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पर द्विघात समीकरण है, देख सकते हो, यानी द्विघात सूत्र है, द्विघात समीकरण का सूत्र यहाँ पर। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। फार्मूला देख सकते हो, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a इसका फार्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कंडीशन दिया गया है। जब 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो कौन सा फार्मूला लगता है, तो b² माइनस 4ac और यहाँ पर 0 से ये बड़ा होगा। उसके बाद जब 2 बराबर मूल होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। उसके बाद जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए 0 से ये छोटा होता है b² माइनस 4ac, यानी इसका माइनस में आता है -2 -3 इस तरह से आता है, यानी ये 0 से छोटा होता है। उसके बाद यहाँ पर समानांतर श्रेणी देख सकते हो, यहाँ पर nवां पद का फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n पदों का योग होता है sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसे भी लिख सकते हो। और एक फार्मूला इसका और होता है, यानी सार अंतर ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल है। फार्मूला होता है d बराबर में a2 माइनस a1, ये याद रखिएगा। इसे हम सार अंतर ज्ञात करते हैं इस फार्मूला से, जो कि बोले तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है तो सार अंतर निकल जाता है। यानी इसका फार्मूला होता है d बराबर a2 माइनस a1, a2 होता है दूसरा पद, a1 होता है पहला पद और d होता है सार अंतर। नेक्स्ट है यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 का फार्मूला त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए जब त्रिभुज ABC में BC समानांतर D, तब इसका फार्मूला लगता है AD/DB बराबर AE, यहाँ पर AE/EC ये फार्मूला लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए त्रिभुज का जो फार्मूला है, यहाँ पर 3 कंडीशन दिया गया है। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज इसका 2 ही भुजा आपस में बराबर होता है, विषमबाहु त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, यहाँ पर शर्त लिखा गया है और ये सब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है, तो लिख दीजिएगा। पहला शर्त होता है उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और दूसरा होता है कि उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में समानुपाती होता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है चैप्टर नंबर 7 है, यहाँ पर इससे भी महत्वपूर्ण आगे है त्रिकोणमिति। तो ये इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इसे भी पूछा जाता है, देख सकते हो यहाँ पर। पहला देखिए, बिंदु अगर x, y हो तो x को हम क्या बोलेंगे, तो भुज बोलेंगे। अगर x के जगह पर यहाँ पर देखिए दे देगा 4,5 दे देगा, तो यहाँ पर 4 को हम भुज बोलेंगे, जिसे हम x के निर्देशांक भी कहते हैं या x के नियामक भी कहते हैं। अगर y दे देगा, y की जगह पर 5 है तो y को हम कोटि कहेंगे और यहाँ पर y निर्देशांक हो जाएगा। अगर दे देगा कि बिंदु 4,5 का कोटि क्या होगा, तो कोटि दूसरा होता है, यानी जो y वाला होता है और y के निर्देशांक होता है ये। उसके बाद ये ग्राफ समझ लीजिए, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस ग्राफ से समझ आता है। देखिए अगर पूछ देगा यहाँ पर बिंदु दे देगा -2, -4, पूछेगा कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है, तो ये ग्राफ ध्यान से समझ लीजिए। देखिए प्रथम पाद में होता है प्लस, आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम पाद में
प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय पाद में माइनस कोमा प्लस होता है, और तृतीय पाद में माइनस कोमा माइनस होता है, और चतुर्थ पाद में प्लस कोमा माइनस होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बिंदु दिया है यहाँ पर -2 को -4 किस पाद में स्थित है, तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस देखना है। देखिए दोनों में माइनस लगा है, तो माइनस माइनस किस में होता है, तो देख सकते हो तृतीय पाद में होता है। तो ऑप्शन रहेगा तृतीय पाद, ऑप्शन नंबर मार दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी सूत्र देख सकते हो। यहाँ पर अगर पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा, दूरी क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है √x² + y²। उसके बाद 2 नंबर है बीच का दूरी, तो बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1² + y2 - y1²। उसके बाद मध्य बिंदु का फॉर्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। उसके बाद विभाजन सूत्र है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो यहाँ पर x, 0 y अक्ष का समीकरण देख सकते हो। उसके बाद अगर पूछेगा यहाँ पर बिंदु दे देगा और पूछेगा इसका a का वैल्यू क्या होगा या b का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर यह फार्मूला का यूज करेंगे। a बराबर होता है x1 + x2/2। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ पर देखिए 3 फार्मूला है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर कोण का अगर फार्मूला पूछेगा तो यहाँ पर √p² + b², यानी p होता है लंब और b होता है आधार, यानी कोण का फार्मूला होता है यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का फार्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार का फार्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस यहाँ पर लंब स्क्वायर। सॉरी ये आधार होता है। लंब का फार्मूला √h² - b², यानी कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा। 2 दे देता है और तीसरा का पूछता है, यानी जैसे पूछ देगा कि साइन थीटा बराबर यहाँ पर दे देगा 4/5, तो पूछेगा यहाँ पर कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है और साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, तो आधार का ये फार्मूला लगाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है ये त्रिकोणमिति का, जो देख सकते हो यहाँ पर मान यानी वैल्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी जगह यूज होता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा। साइन थीटा बराबर यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इस प्रकार से आप लोग। उसके बाद यहाँ पर त्रिकोणमिति का ये 6 फार्मूला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आगे वाला चैप्टर है वह सभी इसी फार्मूला से बनेगा, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर सभी फार्मूला को याद कर लीजिएगा। 3 याद कीजिएगा और उसको उल्टा कर दीजिएगा, 3 बन जाएगा। यानी 6 फार्मूला है, इसको कैसे याद करना है, तो साइन थीटा को याद कर लीजिएगा, टैन थीटा को याद कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा को याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कैसे 3 को बन जाएगा, तो देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है यहाँ साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। अब इसको उल्टा कर देना है, तो यहाँ पर कोण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, उल्टा कर देना है। फिर यहाँ पर टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। अगर इसको याद करेंगे कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको उल्टा कर देना है, यानी यहाँ पर कोण बटा आधार हो जाएगा। 3 वो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का ये फार्मूला नहीं है, बल्कि ये समझाया गया है कि दृष्टि रेखा क्या होता है। ये चित्र बनाकर समझाया गया है, दृष्टि रेखा क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है, अनुमान कोण क्या होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 का यहाँ पर फार्मूला आता है, जो कि 1-2 चैप्टर में कुछ कुछ फार्मूला नहीं है, तो वह छोड़ दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का फार्मूला है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त की परिधि, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। उसके बाद ये महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है। उसके बाद यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, यहाँ पर देख सकते हो, ये सभी फार्मूला है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी हम ग्रुप में भी डाल देंगे। उसके बाद अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का विकर्ण। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 3 फार्मूला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि 5
अंक वाला क्वेश्चन बनाने में ये यूज होता है। देख सकते हो छिन्नक का आयतन क्या होता है, देख सकते हो 1/3 पाई h इंटू बार का आर स्क्वायर प्लस छोट का आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर। तो इसे आप याद रखिएगा। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई l इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई l इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर और प्लस में पाई और फिर होता है यहाँ पर बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये रहा चैप्टर नंबर 15 तक आप लोग का फार्मूला। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर नंबर हम लिख देते हैं, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। इस पर आप लोग को SMS करना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। काफ़ी फार्मूला इसमें से डायरेक्ट आप लोग को बोर्ड परीक्षा में फार्मूला पूछ देता है, डायरेक्ट फार्मूला 10 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।